28 पायलट्स उनकी डिग्रियां जेली साबित हो चुकी हैं। वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कैबिनेट में उनकी कैंसिलेशन होगी। जो हमने उनमें से जिन लोगों को फारिग किया है उनकी तादाद वो 280 लोगों को हमने आके पहले फारिग किया है जेली डिग्री की बुनियाद। पायलट जिनके लाइसेंस मशकूक हैं कि शायद ये लोग जो हैं ये इनका मलबा अपोजिशन पे पड़े कि ये लोग जो है वो उन अदवार में जो है वो भर्ती हुए। PIA को दफन कर दिया। मुश्तरका तौर पे ये मुतालबा किया है कि वजीरे हवाबाजी और वजीरे आजम जो है वो मुस्तफ़ी हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई और शख्स बैठा होता, माजी का हुक्मरान बैठा होता, या कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना होते, तो कोई कौमी असम्बली के फ्लोर पर कोई वफाकी वजीर ये बयान जारी करता कि पाकिस्तान के तमाम पायलट्स 280 के करीब उनके लाइसेंस जाली हैं और उनके लाइसेंस की तहकीकात की जा रही हैं। जिसके बाद पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं और जो दीगर स्टाफ है एविएशन से मुतल्लिका, उनको ग्राउंड कर दिया जाता और उनकी डिग्री पर सवालात उठाए जाते और पाकिस्तान एयरलाइंस को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती। तो एक कंटेनर बार खड़ा होता पार्लियामेंट हाउस के सामने, उस पर इमरान खान साहब और उनकी इनकलाबी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर खड़े होते तो आज आपको क्या क्या सुनने को मिलता। PIA को डुबो दिया गया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया और पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को ख़राब कर दिया गया जो नेशनल फ्लैग कैरियर था, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करता था। फिर आपको तरह तरह की तकारीर भी सुनने को मिलती कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाने चाहिए, इन्हें जेलों में डाला जाना चाहिए। हत्ता कि यह भी कहा जाता कि वक्त के वज़ीर आज़म या जनाब वफाकी वज़ीर साहब, हम तुम्हें गिरबान से पकड़ कर इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटेंगे। फिर इस किस्म के भी नारे आप सुनते कि इस मुल्क के साथ गद्दारी की गई। फिर यह भी आप सुनते कि इस मुल्क की सारी मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। फिर यह भी आपको सुनने को मिलता कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिए और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान साहब हैं, ना बाहर कंटेनर खड़ा है और ना ही कंटेनर पे खड़ी हुई लीडरशिप ये ललकार रही है कि इस मुल्क के इदारे को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया है, उस तबाह बर्बाद करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। ये मैंने आपको एक फलसफियाना किस्म की एक कहानी सुनाई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ हो गया, पायलट्स की जाली जो कहा गया था लाइसेंस हैं उसकी तहकीकात भी हो गई। फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया कि जो वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा था वो बात दुरुस्त नहीं है, हमारे पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो दुरुस्त हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हमें जग हंसाई का सामना करना पड़ा उसका अजाला भी अब कौन करेगा, ये भी शायद किसी को मालूम नहीं है। कई दिनों से ये बात की जा रही थी और पाल्पा बार बार ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस इल्ज़ाम की तहकीकात करे, क्योंकि जो पायलट्स को पूरी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने देखा उनकी ट्रोलिंग की गई कि किसी को दिखाया गया गधा गाड़ी चलाते हुए, किसी को दिखाया गया ट्रक चलाते हुए, किसी को दिखाया गया किसी बस को चलाते हुए, और ये भी कहा गया कि ये कि बस खड्डे में न गिर जाए क्योंकि इसके जो लाइसेंस हैं वो पाकिस्तान ने जारी किए हैं। इतनी जग हंसाई के बाद क्या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कि जी बस तहकीकात हो गई हैं और लाइसेंस अब दुरुस्त निकले हैं, या जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई, इसके साथ साथ जो माली नुकसान हुआ, जो PIA के बारे में कहा जाता है कि पहले ही उस पर एक इजाफी बोझ है, माली बोझ है, अब शायद PIA का मक्कू ही ठप दिया गया है। मेरे ख्याल में अब PIA के लिए खड़ा होना एक मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आता है। एतबार खत्म हो गया, पूरी दुनिया के अंदर एतबार खत्म हुआ और अब पाकिस्तान की उस डिग्री का एतबार खत्म हुआ जिसकी बिना पर हम कहते थे कि पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। लैंडिंग या टेक ऑफ की बात हो, हम भी जब दुनिया में की ट्रैवल करते रहे, यकीन मानिए कि बाहर की एयरलाइंस के लोग ये बात हमें कहते हुए नजर आते थे कि पाकिस्तानी पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए दुनिया के बेहतरीन पायलट्स शुमार किए जाते हैं। लेकिन उन पायलट्स के साथ क्या किया गया, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, जिसके बारे में ख़ास तौर पे एक शहीद पायलट
जो कराची में एक हादसे का शिकार हो गए, उनके बारे में भी कहा गया कि उनकी सर्टिफिकेट जो है उनकी लाइसेंस जाली है। जिस शख्स ने ये लाइसेंस जारी किया गया था, हमारे एक प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए थे, PIAF के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ट्रेनर हैं पायलट्स के। उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया था कि एक शख्स 50,000 घंटे से ज़ायद अगर फ्लाइंग करता है, कितने आराम से उसके लाइसेंस को जाली करार दे दिया गया। क्या ये हुकूमत इतनी नॉन सीरियस है कि इस वज़ीर से नहीं पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया, बगैर किसी तहकीकात के आपने पूरी पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस आप बन गए, तो इसका जवाब कौन देगा? लेकिन मैंने पहले कहा कि शायद इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर भी लोगों को बड़ा शिकवा और शिकायत है। चलें, आप कंटेनर ना लेके खड़े हों, आप उस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें, लेकिन कम अज़ कम इस कौम को बाहर निकल के ये ज़रूर बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़रा की ज़िम्मेदाराना ये सोच है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के इदारों के साथ सलूक किया जा रहा है। इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को मेरे ख्याल में इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। आपने देखा कि हुकूमत इसका भी नोटिस लिया कि आटे की फराहमी क्यों नहीं हो रही, तो माशाल्लाह से आटे का थैला जो 20 किलो का वो मिलना ही नायाब हो गया और आज लोग आटे को तलाश कर रहे हैं और गंदम का बहरान बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके साथ साथ कराची में राह के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो मुसलसल साजिशें करता आया है और जो मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसके एजेंट, राह के एजेंट कराची से पकड़े जा रहे हैं। बम धमाकों में मुलव्वस, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिशें करने वाले। आपने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की सूरत भी देखी होगी, किस तरह पाकिस्तान को हिंदुस्तान टारगेट किए हुए है। लेकिन आलमी दुनिया दबाव हमारे ऊपर बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। FATF हमसे शरायत मनवाना चाहता है और उस हिंदुस्तान से नहीं पूछा जाता कि जनाब राह के एजेंट अगर अपने हमसाया मुल्क में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को वहाँ जाके लेके ट्रेन करते हैं और वहाँ ट्रेनिंग दे के उनको पाकिस्तान भेजा जाता है कि पाकिस्तान में ताकि वो बेगुनाह इंसानों के खून के साथ होली खेलें, तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं पूछा जाता? FATF को ये नज़र क्यों नहीं आता कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे खामोशी क्यों है? इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, और उनके साथ मुल्क के नामवर सहाफ़ी तज़ियाकार अवैस तौहीद साहब। अवैस तौहीद साहब अपनी बात कहने में हमेशा बांगे दौल अपनी बात कहते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। हुकूमत हो अपोजिशन हो, उन्होंने हमेशा अपनी राय का इजहार खुल कर किया। वैसे तो ये सब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं समझता हूँ प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही कर लें। इतना बड़ा ब्लंडर किया आपकी हुकूमत ने, सारे पायलट्स जाली करार दे दिए गए, फिर उसके बाद खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं। अगर यही तस्वर करें, मैंने जैसे पहले पूरी एक कहानी बयान की आपके सामने, किसी और की हुकूमत होती, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन लीडर होते, अपोजिशन में बैठे होते, कंटेनर क्या पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा होता या अंदर जा चुका होता? नजलो मलिक साहब, मैं समझता हूं कि अगर कहीं पे कोई गलती है तो उन चीजों को हाईलाइट जरूर होना चाहिए, उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, क्या फायदा होता है, मगर कम से कम आदमी का नजरिया क्लियर होना चाहिए। और इस वजह से मैंने PIA के हवाले से एक आर्टिकल भी लिखा कि PIA के रिफॉर्म के हवाले से, PIA के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, उनको क्लियर करने के हवाले से अगर कोई चीज गवर्नमेंट ने हाईलाइट की है अपनी कमीशन में, तो मैं उसको वेलकम भी करता हूं और उन चीजों के हवाले से जो है वो एक्शन भी होना चाहिए, और जो लोग इस वक्त PIA को बचा के बैठे हैं उनका कदर भी होना चाहिए। ये मैंने पहले भी लिखा है और आज भी लिखा है। तो एक तो चीज ये है, मगर अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन है कि भाई जो पायलट्स जिसके हवाले से जाली की बात की जा रही है उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है और ऐसे नहीं होगा। कम से कम साहब, अभी तो आपके सिविल एविएशन ने कह दिया है कि वो जाली उनके लाइसेंस नहीं है। देखिए, अगर जाली लाइसेंस नहीं है तो मिनिस्टर्स जो है वो आके कैसे जो है वो उसकी स्टेटमेंट दे सकता है? तो ऐसे नहीं हो सकता। और वो भी एक जूनियर पहली मर्तबा आने वाला पार्लियामेंटेरियन नहीं है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। और अगर ये ऐसे होता है तो फिर मिनिस्टर इज क्वेश्चनेबल कि इसने ऐसी बात क्यों की
कि जिसकी वजह से, क्योंकि ये बात इस बारे में बार बार सोचा गया कि PIA की बात करने से जो दुनिया के अंदर जो एक इमेज जाएगा, दुनिया के अंदर PIA के बहुत ज्यादा पायलट्स हैं जो मुख्तलिफ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को सोचा गया, उसके बाद उसको पब्लिक किया गया। अगर आप कहते हैं कि वो जाली है ही नहीं और उनकी डिग्री का मैट्रिक, डॉक्टर साहब मैं नहीं कहता, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड है, आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर में लिखा है कि ये जो पायलट्स हैं उनकी डिग्री, उनके लाइसेंस की तहकीकात हो चुकी हैं, वो जाली नहीं है। फिर मिनिस्टर तो देखो, भली मेरी पार्टी का हो, मगर फिर तो मिनिस्टर क्वेश्चनेबल हो जाएगा। फिर मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट दी है, और अगर ये चीज गलत है तो मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है चाणक्य जी का, वो हमेशा कहता है कि एक बात करने से पहले आप सोच पर इतना 100% आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर जब आप कह दो तो फिर उसके ऊपर डट जाओ। क्योंकि जब आदमी किसी पोजीशन के ऊपर होता है, उसकी जबान से अगर कोई अल्फाज निकल जाता है तो उसका जो पोजीशन वाले अल्फाज का जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर सारे पायलट्स के लाइसेंस जाली जो है साबित नहीं होते और सारे दुरुस्त करार पाते हैं, तो ऐसे मिनिस्टर को स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से दुनिया भर में PIA पे पाबंदी लग गई, दुनिया भर में PIA के लिए मुश्किलात पैदा हो गई, आपके जो बाहर लोग काम कर रहे थे वो उनकी नौकरियां चली गई। नसरुल्लाह साहब, मैं जैसे सहाफत के अंदर आपका एक नाम है, इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी मतलब मालिक गवाह है कि मैं सच और हक की बात करता हूँ कि सजा और जजा का कानून जरूर होना चाहिए। अगर जो पायलट्स की लिस्ट दिखाई गई है उस पायलट्स को शोकाज इशू करते हैं, उनके वो एविडेंस नहीं होते हैं या उसमें से जो है वो लोग सही करार पाते हैं, तो फिर ही क्वेश्चनेबल के इसको अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो फिर क्यों किया मांगा। मगर अगर उनमें से 70% 80% जो है शोकाज के बाद जो है वो डिफेक्टिव पाते हैं और 30%, तो फिर मैं समझता हूँ ही इज राइट। क्योंकि आदमी को अपने प्रोफेशन के हवाले से, लोगों की जिंदगियों के हवाले से कम एक राइट ट्रैक के ऊपर ये करना चाहिए। बोल्ड और ब्लंट लीडरशिप जो है वो ही ये डिसीजन करती है, वैसे नहीं होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अली परवेज मलिक साहब से भी इसका रिप्लाई ले लूँ। अली परवेज मलिक साहब, पहला सवाल तो मेरा ये कि आप भी माशाल्लाह वैसे खामोशी बैठी अपोजिशन भी, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपकी पूरी PIA, मेरे ख्याल में PIA को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया गया इस वाकये के बाद। अब 280 पायलट्स का जिक्र किया था वजीर साहब ने, लेकिन अभी 10 जो है वो तहकीकात शायद हो रही हैं। सिविल एविएशन डिवीजन कहता है कि जो है वो पायलट्स की लाइसेंस जाली नहीं है। ये कुछ छोटा वाकया है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो, आप कोरोना वायरस की जो जंग है उसको हरा के दोबारा आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया। हाँ बिल्कुल, जो ये नालायकियों की दास्तान है वो कोरोना के ऊपर भी इतनी ही बड़ी एक दास्तान है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर PIA के बारे में बताया, वो किसी और दिन उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारे वजीर आजम साहब किस तरह से 3 महीने सोते रहे और मार्च में उन्होंने आके कहा ये तो एक नजले की तरह है, और उसके बाद जून जुलाई के अंदर जब वो टीवी पे दोबारा आते हैं तो कहते हैं कि ये पता नहीं ये अवाम कैसी है कि इसको नजले की तरह समझ रही है। तो वो जो उनकी अपनी काबिलियत और जो उनकी हैंडलिंग थी वो किसी और दिन आपके पास आ जाएंगे। आज आपने जो नसरुल्लाह साहब जो बेसिक बात की है वो है PIA के अंदर जो बिगाड़ आया है। देखें, उससे ज्यादा जो बुनियादी मसला इस हुकूमत के साथ है ना, जिसको अंग्रेजी के अंदर एक टर्म कहते हैं वर्बल डायरिया, कि आपको इस चीज पे कंट्रोल नहीं है कि आपके मुंह से बाहर क्या आता है। यहां पे लोग सोचते बाद में हैं, बोलते पहले हैं। आप मुझे बताएंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि PIA को जो 2 किस्म के नुकसानात हुए हैं, एक तो फाइनेंशियल लॉस जो है, जो आपके बड़े बड़े प्रॉफिटेबल रूट्स थे, इंग्लैंड का बंद हो गया, अमेरिका का बंद हो गया, मलेशिया का बंद हो गया, उससे 40-50 अरब रुपए का तो वो नुकसान है। आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि फाइनेंशियल लॉस तो कंपनीज ओवरकम कर लेती हैं, पर जो असल में नुकसान रेपुटेशनल रहे हुआ है कि अब आपके लाइसेंस की, आपके इदारों की कोई वहां पे एक्सेप्टेंस ही नहीं रह गई फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। तो एक एयरलाइन आगे किस तरह चलेगी ऐसी सूरत हाल में? ये बिल्कुल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मेरे ख्याल से हमारे इस नेशनल एसेट के लिए। पर जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जी वजीर साहब ने ये किसके कहने पे किया, उनको क्या रिपोर्ट आई थी? जिस तरह से मेरे भाई रमेश कुमार साहब ने कहा, अगर उनको गलत कम्युनिकेट किया गया था तो ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड शो ग्रेस
एंड स्टेप डाउन एंड से कि जी मेरे से गलती हुई है और उसके बाद इसका अजाला करने की जरूरत है। पर मलिक साहब मुझे बताएं, इससे बेहतर ना होता कि अगर उनको इस किस्म का कोई खदशा भी होता तो वो डीजी सिविल एविएशन को बुलाते, उसको कहते कि अपने तौर पे तहकीक करके मेरे पास लेके आओ कि जी किस किस के इदारे, किस किस पायलट के लाइसेंसेस सस्पेक्ट हैं और उनको टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। अब आपने बात की कि जी ऑपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है। मेरे ख्याल से मलिक साहब आपकी तबीयत पीछे नासाज रही है। आपने शायद पार्लियामेंट के अंदर या टॉक शोज के ऊपर ऑपोजिशन ने किस तरह से इस इशू को आगे लेके चल रहे हैं, और आज भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो राना सनाउल्लाह साहब की, तो उन्होंने इसी चीज के ऊपर इंसिस्ट किया कि वजीर को स्टेप डाउन करना चाहिए, और अगर वो स्टेप डाउन नहीं करता तो प्राइम मिनिस्टर जो आज तक खामोश है, जिसने आज तक वो लवायकीन को जाके मिलने की तकलीफ नहीं की, वो प्राइम मिनिस्टर जो पहले हमें बताता था कि ट्रेन का हादसा होए तो वजीर को स्टेप डाउन करना चाहिए, तो वो हादसे वाले दिन आपको याद है नथिया गली के अंदर पिकनिक पे गए हुए थे अपने दोस्त के साथ, आज तक उन्होंने उनकी अजाला करने के लिए उनकी तकलीफ का कोई एक एफर्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम जो है इनकी सोच और समझ के अंदर है। आपने जो गंदम के ऊपर बात की, आज मैं असेंबली में बैठा हुआ था, रमेश साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, मैं आपको बताऊं फखर इमाम साहब ने आज क्या मजाका खेस वहां पे बात की। उन्होंने कहा कि यहां पे 25 मिलियन टन की फसल हुई है, पर मुझे नहीं पता वो किधर गायब हो गई है। मुझे बताएं नसरुल्लाह साहब, आपका वजीर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अगर ये स्टेटमेंट देता है कि जी पिछले साल जितनी फसल होती है और मुझे पता नहीं किधर चली गई है, तो आपकी अकल मानने को तैयार है कि इनकी काबिलियत को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? मुझे बताएं। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारा खदशा है कि शायद हमें शॉर्टेजेस आ जाएंगी आगे मार्च के अंदर जाके, तो हमने प्राइवेट सेक्टर को कहा आप इंपोर्ट कर लें। नसरुल्लाह साहब, मैं आपसे, बल्कि रमेश कुमार साहब कमोडिटीज का भी काम करते हैं, इनसे पूछें कि अगर 2000 रुपए मॉन्ड की अगर वो इंपोर्ट करके किसी प्राइवेट सेक्टर के बंदे को मिलेगी और यहां पे हुकूमत ने 1400 रुपए मॉन्ड की अपने पास रखी हुई है, तो कोई पागल ही होगा ना जो महंगी गंदम को यहां पे लेके आ जाएगा और जिसको पता होगा हुकूमत जब 1400 की रिलीज करेगी तो मैं 600 रुपए मन अपना नुकसान बुक कर लूंगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका फरवरी मार्च आएगा, गंदम की एक सिवियर शॉर्टेज आएगी। उस वक्त अगर मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ गई हुई तो ये इनको अल्लाह मियां बचा लेगा, इनकी बचत हो जाएगी क्योंकि उस वक्त लोग इंपोर्ट करने के, वरना फिर आटे का वही बुरान होगा जो आपको पहले नजर आया था। ये चीजें मलिक साहब रिटन ऑन द वॉल है, पर बुनियादी चीज ये है कि काबिलियत का फुकदान है, और उसके बाद से ये किसी चीज के ऊपर अगर इनके अंदर समझ नहीं है, किसी से पूछने को भी तैयार नहीं है, तो ये क्राइसिस फर्क शक्ल के अंदर आपके सामने बार बार अवैस तो साहब जो अली परवेज साहब बात कर रहे हैं कि फखर इमाम साहब भी कहते हैं कि गंदम चली कहां गई। इससे पहले हम जो बात कर रहे हैं कि अगर वजीर कहते हैं कि पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, फिर उसके बाद सिविल एविएशन कहती है नहीं जाली नहीं है, इस किस्म की सूरत हाल, ये गैर संजीदा रवैया वज़रा की तरफ से क्या नुकसान नहीं पहुंचा रहा? क्या हुकूमत इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहती? ना इमरान खान साहब की तवज्जो इस तरफ है? जब आपको कोई मौलिक बीमारी हो, जैसे मैं सफाई हुआ, तो उसमें सिम्टम्स होती है आपके जिस्म के अंदर, आपके जो है उसके अंदर कोई ना कोई आपको चीज बताती है कि नहीं आप देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो मुझे कुछ साल बता रहे थे, मेरा जिस्म बता रहा था, मेरी सेहत बता रही थी, लेकिन मैं ये यकीन कर रहा था कि नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जिंदगी अस्पताल में नहीं गुजारा, ये कैसे हो सकता है मुझे। इसी तरह पीआईए के साथ हुआ। पीआईए के साथ जो है आपको याद होगा, आने वाला एयरवे के साथ थे 2005 के अंदर एक बुकर इंडिया तैयारा मुल्तान के अंदर उसका हादसा हुआ, फिर मैं और आप साथ थे एयर ब्लू का हादसा हुआ, फिर भोजा एयर का हादसा हुआ, फिर आप और हम साबित कर रहे थे जब पंजाब के अंदर हादसा हुआ, फिर एक कराची के हादसा हुआ, उससे पहले मैं दिल्ली में 93 के अंदर काठमांडू के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रेजिक के लगभग सारे जो है अपने जाने जवाब दिए थे। तो ये तो कई आप देख रहे हैं 15-17 साल से पीआईए की सेहत, पीआईए की जांच की सेहत, पीआईए की इंतजामिया की सेहत, वो सब जो है वो सिस्टम तो शुरू कर रहे थे। अब ये कि मुनव्वर खान साहब ने एक बयान जो असेंबली के अंदर, वो जिम्मेदार है गैर जिम्मेदाराना था। मैं आपको कहूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि उसके जो इम्प्लीकेशन थे उन्होंने सोचे थे। उन्होंने कहा जैसे बस एक होता है कि ठीक है आप तहकीकात की रिपोर्ट आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जो भी रिपोर्ट आई है उसको आप उन्होंने कहा कि वी हैव टू मेक इट पब्लिक,
होता ही है कि तहकीकाती रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ जो हिस्से होते हैं वो पब्लिक करने के होते हैं और कुछ हिस्से इन कैमरा या उसको मजीद प्रोब के लिए होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं। वो नुकसान इससे इतना है कि नाकाबिल सलाबी नुकसान है, लेकिन देखिए वी हैव टू बी फेयर इन योर असेसमेंट। ये जो नून लीग या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाले जब पीआई की सेहत के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब बयान देने होते हैं तो खासकर कुछ बिगाड़ इनके हिस्से में भी आता है, चाहे वो सियासी बुनियादों पर हो, चाहे वो नेपोटिज्म पे हो। इसका ये बात है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गलतियां नहीं की उन्होंने। ये रिफॉर्म देख लें, स्टील मिल की निस्कारी का मसला देख लें, माजी में वो पोजिशन में थे, कह रहे थे कि नहीं जी ये इसकी जो निस्कारी नहीं होगी, हम कुछ भी कुर्बानियां दे देंगे, आप हमारे। अवैस साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू अवैस साहब, लेकिन अगर माजी की हुकूमतों की कोई गलती होती है, आने वाली हुकूमत तो आती इसलिए ना कि माजी की हुकूमतों ने गलतियां की, हम आके दुरुस्त करेंगे, यही नारा होता है आने वाली हुकूमत का। अगर हुकूमत आज भी यही कहती रहेगी पीआईए को माजी ने तबाह कर दिया, माजी की हुकूमतों ने स्टील मिल माजी की हुकूमत ने खराब कर दी, तो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या होगी? देखिए वो मैनेजमेंट में भी है। मैं देखिए आपको पता है कि 4 जनरल कर चुका हूँ, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर ये है कि अगर आप सिनिसिज्म के साथ अपने विजन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर पॉजिटिव आपका रास्ता नहीं होगा, मजबूत रास्ता नहीं होगा। अगर आप पुरानी मैनेजमेंट को ब्लेम करते रहे, कितने अर्से सर्वाइव करेंगे? अगर मैं पुरानी मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ तो फिर मैं वो काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से मैं और आपने एक सफर तय किया है। और तो इसी की तरह एक इख्तिदार में जो हुकूमत होती है उसको अपनी पॉजिटिव जो विजन लेकर आए हैं, सही गलत उस पर सियासी बयानबाजी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ना देखिए ना पुलिस रिफॉर्म हुई, ना लोकल बॉडी का जो इंटीग्रल पार्ट था पीटीआई के विजन के अंदर तरह का धरा रह गया, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, आटे की कीमत को ले लीजिए, अगर उसमें बढ़ावा हो रहा है, आर्टिफिशियल हो, होर्डिंग से हो, इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। अगर आप चीनी की कीमत के अंदर खोचरमा इजाफा हो रहा है, आवाम को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब गुड गवर्नेंस नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपनी सोच सस्ती करनी चाहिए, गवर्नेंस आपका और डिलीवरी जो है वो आपकी ढाल हो सकती है, ना कि एक दूसरे पे बयानबाजी। तो अपोजिशन जमातों को भी यही मशवरा है कि वो 3 दफा इख्तिदार में रही हैं, तजर्बेकार हैं, तो अगर वो पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर मुल्क को दरपेश मसाइल जो है वो मेरे ख्याल में हल होंगे। वरना तो ना पार्लियामेंट का माहौल ऐसा है और ना मीडिया टॉक शोज का माहौल है। देखिए मुख्तसर सी बात करूंगा नसरुल्लाह साहब, एक 40 सेकंड दीजिएगा। प्रॉब्लम मेन ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो 12-13 मिलियन का मैंडेट है 2018 का, उसको नहीं तस्लीम करती, और जो नून लीग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है 16-17 मिलियन जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट है उसको चोरी का मैंडेट कहते हैं। अगर इतना इंतशार होगा, इतनी पोलराइजेशन होगी, इतने हाशिए आपके सख्त होंगे तो पार्लियामेंट का माहौल भी ऐसे ही होगा और मीडिया टॉक शोज का भी ऐसे होगा। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है माहौल को सही करने में, लेकिन अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। वैसे साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो बात जो हो रही है आटे की किल्लत की। अली परवेज साहब कहते हैं कि अगर फरवरी मार्च में आटा ना मिला पेट्रोल की तरह तो फिर चले पेट्रोल से तो गुजारा हो सकता है, लेकिन लोग खाना कैसे खाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, इस पर बात करते हैं आप शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद डॉक्टर उमेश कुमार साहब। फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों में अगर गंदम नहीं मिलती, पेट्रोल तो खैर आपने माशाल्लाह दिया नहीं कौम को, जब कीमत बढ़ गई फिर मिलना शुरू हो गया, अगर अब गंदम नहीं मिलती लोग रोटी कैसे खाएंगे? और अभी से आप देखें 20 किलो आटे की कीमत जो है अगर आपने कम की उस थैले की तो 20 किलो थैले जो है वो मुयसर नहीं है मार्केट में, 25 किलो का थैला जो है रिड्यूस करवा दिया गया। ये अगर सूरत हाल रहती है, चीनी महंगी, आटा नहीं मिल रहा, और अगर ये मौजूदा सूरत हाल बढ़ती चली जाती है, गंदम का बहरान बढ़ता है, तो फिर क्या होगा? जो फखर इमाम साहब का तस्करा करें अली परवेज मलिक साहब, वो कहते हैं गंदम का पता ही नहीं चला कहीं चली गई। एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे है? नजला साहब, पास्को जो है ना, उसके पास जैसे गंदम स्टॉक होता है कम से कम 1-2 साल का, वो इस पे में रखती है। ठीक है। हुआ ये कि
लास्ट टाइम गंदम काफी एक्सपोर्ट की गई और सब्सिडी देके एक्सपोर्ट की गई, शायद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट में, ठीक है, और वो गलत डिसीजन था। मगर उस गलत डिसीजन को जब हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी उस गलत डिसीजन को कंटिन्यू किया, जबकि वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए था। ठीक है, 2.5 करोड़ की टोटल, 2.5 करोड़ टन की टोटल जो है मन की प्रोडक्शन है गंदम की। ठीक है, टन 2.5 करोड़ टन की टोटल प्रोडक्शन है गंदम की। पाकिस्तान की जो खपत है वो 2 करोड़ है, मगर कुछ एक्सपोर्ट आ जाती है, कुछ स्मगल हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। मैं समझता हूँ हर साल कभी न कभी ये मसला आता ही आता है। इस वक्त अभी जो इंपोर्ट खुली है, बिजनेस कम्युनिटी ने गंदम बाहर से इंपोर्ट की है, वो गंदम जो है वो तकरीबन अभी जो पड़ रही है वो अगस्त में यहाँ पे पहुंचेगी, वो पड़ेगी 46 रुपए। ठीक है, 45 रुपए का एवरेज आएगा। कोई 43 में पड़ेगी, कोई 44 में 45, मगर 45 रुपए का एवरेज आएगा। ठीक है, तो बाहर से गंदम आती है और जो पाकिस्तान की गंदम है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जब 45 की गंदम वो पड़ेगी तो ये गंदम ऑटोमेटिक 50 रुपए की हो जाएगी। 50 रुपए की, इसका मतलब ये है कि 2000 रुपए मन। इस वक्त जो है वो गंदम 1800 रुपए सिंध के अंदर हो गई है। मेरी आज कल फाइल जो मिनिस्टर है अपना ये फूड वाला सिंध वाला, उससे भी मेरी बात हुई थी। उसने कहा गंदम की शॉर्टेज नहीं है। मैंने कहा अगर गंदम की शॉर्टेज नहीं है तो मुझे बताओ कि ये गंदम क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को पता है कि बाहर वाली गंदम इस वक्त इंपोर्ट अगर होती है तो वो 45 में पड़ती है एवरेज, वो भी आज के डॉलर में 167 में। अगर कल डॉलर बढ़ता है तो फिर वो बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब जो हमारे पास तकरीबन 46 लाख टन होती है जो मुख्तलिफ चक्की वालों को पास को पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, या तो 100% 2 करोड़ जो है टन का पूरा रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के पास हो। अगर 2 करोड़ हो उसका तो फिर उसके ऊपर कहीं पे सब्सिडी भी देनी पड़ती है, वो दे, इंपोर्ट भी करे। ठीक है, तो मैं समझता हूं गंदम वाला इशू जो है आपका दिसंबर के बाद थोड़ा सा सीरियस जरूर बनेगा। उसके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जो हमेशा के लिए एक ऐसी प्लानिंग हो जिसकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो इशू नहीं आए। लेकिन डॉक्टर साहब उम्मीद तो आप ही दिला रहे हैं, मैं आपका बड़ा मदाह भी हूं, आप बड़ी बात खरीब कहते हैं, बेशक अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी उम्मीदें मुझे मुराद से ही सबसे बड़ी मिलती नजर आती हैं आज तो कि जी 200 अरब डॉलर आएगा, 100 अरब उधर दे देंगे, 100 अरब इधर दे देंगे। आपकी बात दुरुस्त है 2000 रुपये, लेकिन मैं आज की बात करूं, अगर आज आपके पास 8 रुपए की रोटी हो चुकी है, आपके नान की कीमत 15 रुपए हो चुकी है, मार्केट में आप निकले जाके देख लें, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, अगर आटा नहीं मिल रहा तो लोग इस उम्मीद पे कैसे जिंदा रहेंगे कि ठीक है जी एक वक्त आएगा गंदम की कीमत कम हो जाएगी? कम वाला चांस आप नहीं समझे। बहुत एक तो ये कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा पूरे प्रोविंसेस का, ये मेन फेडरल गवर्नमेंट का भी इशू नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। एक तो हमें रेगुलेटरी सिस्टम, मगर इस वक्त अगर हम दुकानदारों के ऊपर, चक्की वालों के ऊपर हम छापे नहीं मार सकते, जो भी हम सख्ती कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर पे आप छापा नहीं मार सकते, कि अद्वियात की कीमतें आप नहीं रोक सकते, बढ़ने देते हैं। अस्पतालों के ऊपर आप छापे नहीं मार सकते, 25-25 हजार 50-50 हजार रुपए का एक बंदे पेशेंट से लिए जा रहा है कोरोना के लिए, उसके पेशेंट से अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं, वहां चेकअप को नहीं कर रहा, आप कहते हैं वहां भी छापे नहीं मारने। दुकानदार के खिलाफ आप छापा नहीं मारते कि वो कीमतें बढ़ा रहा है, लेकिन हम नहीं रोक सकते। फिर हुकूमत ने करना क्या है, काम क्या है हुकूमत का? देखिए ये जो मार्केट कमेटी, ये चेक एंड बैलेंस, ये होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम। पहली चीज, 3 हुकूमतें आपके पास है सूबों की, 3 सूबों की। अब आप आ जाए उसके ऊपर कि उसको मैनेज कैसे करें, उसके लिए आप, मेरा जो मशवरा ये है कि हमें पास को पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अब भी अपनी सप्लाई शुरू कर दे चक्की वालों को। सप्लाई शुरू करने के बाद ये ईद के ऊपर रिलीफ दे सकती है, लोगों को कह सकती है कि हम 14 रुपए में हमने ली है, 15 रुपए में आपको दे रहे हैं, आप इतने का आटा बेचो। मगर अगर हम 1500 में उसको देंगे तब, अगर 1500 में नहीं देंगे, आज प्राइवेट के अंदर गंदम जो मिल रही है वो मिल रही है 1800 रुपए की।
1800 रुपए की अगर गंदम मिलेगी तो कोई बंदा 2100-2200 से कम में आटा आपको नहीं देगा, और जब वो 1800 में लेगा तो फिर वो क्यों देगा? और अच्छा डॉक्टर साहब आप जैसे हमारे जितने दोस्त मेरे टॉक शो में आते हैं पीटीआई से वाबस्ता, वो ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए। ये तो मुझे लगता है अपोजिशन में बैठे हुए सारे अराकीन असम्बली हैं। भाई हुकूमत आप हैं, आपने करना है, ना मैंने करना है, ना अली परवेज मलिक साहब ने, ना अवैस तोहीद साहब ने। नहीं, देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है, और वो भी आपकी हुकूमत के ऊपर। नजरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपके साथ और अवैस तोहीद के साथ, दोनों के साथ मैं हमेशा यही बात करता हूं कि टीवी टॉक शो वो हो जहां पे जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंटेरियन, वो डिस्कस करके कोई ऐसी पॉजिटिव सॉल्यूशन दें, ठीक है, जिससे मुल्क का फायदा हो, आवाम का फायदा, और यही पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। अगर होता, पता है क्या है, अभी जैसे अली परवेज ने ये बात की, मैंने उसको थोड़ा बहुत इंडोज किया, तो लोग इस तरीके से मानते नहीं है, लोग उसको गैर जरूरी कंट्रोवर्सी में लेके जाते हैं, बहस में लेके जाते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं आप कोई प्रॉब्लम को पहले मानेंगे, फिर आप रिट्रेसल की तरफ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम को नहीं मानेंगे, फिर आप रिट्रेसल की तरफ नहीं जाएंगे। तो उसका हल ये है कि बैठे, मुल्क के अंदर जो इश्यूज हैं, गंदम के हो चाहे जो हो, बैठ के और उनको आवाम के लिए डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इश्यूज कम से कम तस्लीम करें, इश्यूज हैं, फिर उसके बाद उसका हल निकलता है। हुकूमत अगर ये तस्लीम कर रही है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब रुकन कौमी असम्बली है पीटीआई के, वो कहते हैं हम मानते हैं गंदम की ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका हल निकालने के लिए सब लोग मिलकर बैठे हैं, और खासतौर पर उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, मिल मालकान, चक्की ओनर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। देखिए, मैं बताऊं, जो बुनियादी मलिक साहब प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि सच्चे लोग काबीना से बाहर बैठे हैं, जिस तरह से मेरे भाई डॉक्टर रमेश कुमार साहब जैसे जो लोग हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट मुफादात ज़दा जो लोग हैं वो काबीना के अंदर बैठे हैं, जो अपने इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं वहां पे। अब ये चीनी की चोरी के ऊपर ही मलिक साहब आप जरा मामला देख लें, 100 अरब रुपए की चोरी थी। उनसे एक बुनियादी सवाल किया गया कि भाई दिसंबर 2018 में 50 रुपए की चीनी थी, जून 2019 के अंदर ये 90 रुपए की किस तरह हो गई, और ये जो 100 अरब है वो कहां पे चला गया? ये उस रिपोर्ट को, ये उस तहकीक को उठा के ले गए 1985 तक। मुझे बताएं, अगर ये लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो ये इस बुनियादी सवाल का जवाब दे देते और उसके बाद आजादी से लेके आज तक सारी तहकीक कर लेते। ये चाहते ही नहीं है कि ये किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर फिक्स कर सके, क्योंकि ये जानते थे कि 50% जो मार्केट है वो इनके 3 रहनुमाओं की है, जिन्होंने इनकी पार्टी को बैंकरोल किया है। ये जाके फैक्चुअल चीजें हैं, पीएसएमए के वेब पेज पे जाके देख लें कि जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब और जो हुमायूं अख्तर साहब 45% से लेके 50% चीनी की मार्केट कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इस्लाहात करनी थी तो रमेश कुमार साहब मेरे साथ कमेटीज में बैठते हैं, हमने बेपनाह कमेटीज के अंदर यह बहस की कि बुनियादी प्रॉब्लम अराइज हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। आप मिलों से महंगी गन्ना खरीदवाते हैं और उसके बाद उनको महंगा, क्योंकि वो चीनी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। आप सपोर्ट प्राइस को खत्म करें। तो मुझे बताएं, इनके वजीर जो हैं वो इतने काबिल हैं कि इन्होंने ये जो बुनियादी लेसन था वो लेने के बजाय ये जो कॉटन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी रखने के लिए कैबिनेट के अंदर ले गए। ये बात नहीं वहां पे जाके बताते कि पिछला साल जो क्लोज हुआ था, हमारी कॉटन की जो यील्ड है वो चाइना का 3रा हिस्सा है, और अगर आप उस यील्ड को कैचअप कर लें तो फार्मर भी खुशहाल हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट भी खुशहाल हो जाएगी। मगर क्योंकि हमारा सारे का सारा ध्यान अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि हम खानेवाल से बिलोंग करते हैं, हम ग्रोअर्स को लीड करने की कॉज को लीड करना चाहते हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम कोर इश्यूज के ऊपर काम नहीं करते। अब टाइम ये आ गया है कि हुकूमत, जो अवैस साहब ने बात की, कि उस माहौल को बेहतर करे कि सारे जो अच्छे जहन आपके पास पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर मौजूद हैं, उनके साथ कंसल्ट करके एक बेसिक रिफॉर्म एजेंडा बना सके। पर अगर आपका वजीर आजम, जब आपके मुल्क को जंग की सूरत हाल हो, आपका अभिनंदन साहब का वाकया हो, या कश्मीर का आर्टिकल 370 का मामला हो, या कोरोना वायरस का मामला हो, तो आपका अगर वजीर आजम उस वक्त किसी से हाथ मिलाने का रवादार नहीं है तो आप इन चीजों को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? आपने जो बात की कि जी गुलभूषण यादव वाली, आपने भी इंट्रोडक्शन के अंदर बात की। मलिक साहब मुझे बताएं, बुरहान वानी साहब की अभी एनिवर्सरी गुजरी है, ये जो हमारे कश्मीर के जो एम्बेसडर साहब थे, जिन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करके अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इनकी हुकूमत ने, किसी ने बुरहान वानी के लिए 2 अल्फाज भी कहे किसी फोरम के ऊपर, इन्होंने रियाज नाइको के लिए कोई जरा सी बात की, तो ये किस तरह से इन इश्यूज को
रिजॉल्व करेंगे अगर ये अपनी मसलहत और अपनी मजबूरियां और अपनी कैजुअलनेस और अपनी नालायकी के नीचे इसी तरह धंसते जाएंगे। तो मुझे तो खदशा ये है कि अब इनकी नालायकी जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गई है और इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए हाँ जी, अब जो इमरान खान साहब ने जो खदशा दिया ना असेंबली के अंदर -1 का, मेरे ख्याल से बात उससे कहीं आगे चली गई हुई है। अब ये मेरे भाई की पार्टी ही माइनस होगी, जो आपने देख लिया कि ये जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है इत्तेहादियों के। आपसे मुझे बताएं, काफ लीग के कामिल अली आगा साहब ने नहीं आके कहा कि इन नलायक हुक्मरानों का जब हम इत्तेहादी बन के हल्कों में जाते हैं हमें अंडे पड़ते हैं, वो दूर हो गए ना। आज किसी मसलियत के तहत पंजाब में जरूर कोऑपरेट करें, पर वो कुर्बत तो आपको नजर नहीं आती। मेंगल साहब अलहदा हो गए, इन्होंने बुगटी साहब को 70 करोड़ रुपए का चेक दिया, वोट ले लिया, चेक बाउंस हो गया। तो माशाल्लाह ये जो इत्तेहादी हैं ये रियलाइज करेंगे कि ये उनके लिए बोझ बन गया। लेकिन हुकूमत जाएगी कैसे? शेख रशीद साहब कहते हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी है। सर बात यह है कि 172 वोट्स दरकार थे इनको फाइनेंस बिल पास करने के लिए। बजट 160 वोटों से पास हुआ है। इनके इत्तेहादी अनकंफर्टेबल हैं। शेख रशीद साहब जो मर्जी कहते हैं, सर देखिए लोग जब इनके गिरबान पकड़ेंगे, जब ये हलकों के अंदर जाएंगे तो सियासतदान को खुद वो फैसले करने पड़ेंगे कि जी जो कौम परस्त या जो मुहिब्बुल वतन फोर्सेज हैं उनके साथ कोऑपरेट करके इनसे छुटकारा हासिल करें, तो वो चेंज होगी जो आपको अनकरीब आती हुई नजर आएगी। वैसे तो ही साहब जिस बहरान में हुकूमत ने हाथ डाला, बहरान बढ़ता चला गया। आपको लगता है कि जो आटे का क्राइसिस है अभी इसमें जो पूरी कौम फेस कर रही है, इससे हुकूमत निकल पाएगी? देखिए नुसरत साहब, जिस तरह ये अदीब परवेज मलिक साहब डायनेमिक यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, एजुकेटेड हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे फाइनेंस बिल की, अब देखें अपोजिशन बिखरी हुई है और अपनी अपनी मजबूरियों में घिरी हुई है। आप चाहे चेयरमैन सेनेट का इंतखाब देख लीजिए, जब इनमें कंसेंसस नहीं हुआ, वजीर आजम की उसमें अपोजिशन की तरफ से कोई मुतफ़क़ा उम्मीदवार खड़े होने पे जब इनका कंसेंसस नहीं हो सका, खुद जब मौलाना फजल रहमान साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको लाहौर में वेलकम नहीं किया। उसके बाद जब बहुत प्रेशर पड़ा, एहसन इकबाल ख्वाजा आसिफ साहब उनके कंटेनर पर आए इस्लामाबाद में। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ इनका एक कंसेंसस नहीं है, पीपल्स पार्टी का इनके साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ठीक है, इस वक्त यक जबान है, मीडिया टॉक शोज में बात करते हैं। अभी फाइनेंस बिल पे आप पूछिए, दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके 163 164 वोट होने चाहिए थे अगर ये मुत्तहिद हैं। 119 या 114 वोट थे इनके। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर खुद बिखरे हुए हैं तो अदम एतमाद की तहरीक और ये माइनस पूरा हुकूमत को जाना, मैं आपको अपने एनालिसिस के जरिए मुख्तसर वक्त में कह सकता हूं कि इस वक्त जो फोर्सेबल फ्यूचर है उसके अंदर हुकूमत का तब्दील होना मुमकिन नहीं है। उसके 2-4 रीजन और आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको आप जानते हैं। ईरान के साथ आपके ईरान और चाइना का जो इस वक्त एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे बहुत ज्यादा उसके असरात हैं इस पूरे खत्ते पे। अफगान अमन अमल जो है, पीस प्रोसेस जो है, वो अपने लॉजिकल एंड में या फाइनल फेज के अंदर क्रूशल फेज में है। तो आप अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अख्तर मेंगल साहब जा सकते हैं, नाराजगियां चौधरी बिरादरान को हो सकती हैं, लेकिन अगर PMLQ भी नहीं छोड़ती नजर आ रही मुझे, और ना MQM छोड़ेगी। जो PMLQ का जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने से जो नून लीग की गद्दारी कर सकते हैं, जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ काम कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी जिन्हें समझा जाता है, नाराजगियां जितनी भी हों वो इनसे अलग नहीं होते। MQM जो है वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से स्पेस चाहती है, तो वो भी मुझे अलग होती नजर आए। बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहती हूँ, अपने डिमांड्स को पुश करना चाहती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपका वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, अफगान पीस प्रोसेस, खुद ईरान चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे ये नजर नहीं आता कि फोर्सेबल फ्यूचर में कोई बड़ी चेंज हो। और अपोजिशन को मेरे ख्याल में ये अच्छी तरह अंदाजा होगा इनके अगर थिंक टैंक्स हैं। और इसी वजह से आप देख लीजिए कि APC पे भी हेलो हुज्जत है कि शहबाज शरीफ साहब इन पर्सन जाएंगे या वीडियो लिंक पर होंगे
और क्यों ताखीर हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो परफॉर्मेंस क्राइसिस, जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ देखिए इनके क्राइसिस तो बहुत सारे हैं ना। गवर्नेंस का मसला है, डिलीवरी का मसला है, तवक्कुआत का पहाड़ लेके आए थे, बुनियादी रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आए थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और वही ढाल इनकी हो सकती है कि अपने बेसिक्स पे जाएं, उस पे लोग अपोजिशन चैलेंज करें, लेकिन आपके पॉलिटिकल, आपके कंधों पे तो पॉलिटिकल पैकेज नहीं था ना नसरुल्लाह साहब। PMLN के हो सकता है, पीपल्स पार्टी के हो सकता है, आप उन्हें रिवायती पार्टी कह सकते हैं। आप तो गैर रिवायती पार्टी है ना, आप बकौल आपके, तो फिर आप गैर रिवायती काम करें और दिखाएं हुकूमत को, कौम को भी और आवाम को भी, अपने सपोर्टर्स को भी। लेकिन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि ये गंदम का मसला हो, चीनी का मसला हो, लाइव स्टॉक की शॉर्टेज का मसला हो, देखें वी आर ब्लेस्ड कि हमें कभी भी खुराक का मसला नहीं हुआ। 2010 के वर्स्ट फ्लड्स आ गए, आपने खुद कवर किया है, हमने खुद कवर किया है। 2005 का अर्थक्वेक आ जाए, हमें कभी खुराक का मसला कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोकस्ट जिस तरह सामने खड़ा हुआ है, तो खदशा यही है कि इज गोइंग टू वाइप आउट द क्रॉप्स। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको सर जोड़ के बैठना है और मिडिल मैन का कैरेक्टर आप खत्म करें। मिडिल मैन जो है उसके किरदार को खत्म करें। हुकूमत क्वालिटी कंट्रोल रखे, रेगुलेटरी बॉडी स्ट्रांग हो, और साथ साथ में ये जो सरमाएदार जो हैं पार्टीज के साथ चिमटे हुए हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, उनको खत्म करें। फिर देखिए आपके आगे किस तरीके से जमहूरी रिवायत भी स्ट्रेंथन होंगी और ये मसाइल का हल भी कहीं तलाश करने में मदद मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर उमेश कुमार साहब बात करते हैं हिंदुस्तान की पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से। रा के एजेंट 3 कारिंदे पकड़े गए कराची से, इतराफ भी किया कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हिंदुस्तान से, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पर आलमी दबाव, FATF पाकिस्तान से मुतालबा करता, पाकिस्तान से शरायत मनवाता नजर आता है। उनको क्या हिंदुस्तान की ये दहशतगर्दी नजर नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें रा कर रही है? नफला साहब, इंडिया का बिजनेस टाइज जो दुनिया के साथ है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले खामोश थी, अब जाके फॉरेन पॉलिसी शामन कुरैशी की सरबराही फॉरेन मिनिस्टर है, इमरान खान की एक पॉलिसी जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी अपनी बताई पहली मरतबा। और इत्फाकन से देखिए, मैं जिस हुकूमत को छोड़ता हूं, मैं उसके ऊपर ये क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, ठीक है, मगर ये चीजें गलत थी। मियां साहब के टाइम के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं हो, क्यों ऐसे क्यों हुआ? ऐसे नहीं होना चाहिए था, बहुत जरूरी था इन चीजों के हवाले से कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो। राइट, मैं हमेशा ये कहता हूँ, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जब तक नहीं होगा तब तक ये इश्यूज हमारे मुल्क के अंदर आएंगे। हम जब तक पिक एंड चूज के ऊपर नहीं निकलेंगे, आज भी मैं समझता हूँ हमने बहुत सारी अच्छी चीजें की है, कुछ चीजें हमने अच्छी नहीं की है, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी हमने पिक एंड चूज किया है, जहां पे भी हमने कहीं पे कंप्रोमाइज किया, वहां पे कंप्रोमाइज सियासत के अंदर स्पेशली ये हमें नहीं होना चाहिए। सियासत मीन्स इबादत, सियासत मीन्स खिदमत। उसके लिए हम आज अगर कहें कि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, ठीक है, मैं तो समझता हूं आज इंडिया ने जो कश्मीर के अंदर जो किया है, बहुत अच्छी पिच दी है। उस पिच के ऊपर जिस तरीके से हमें खेलना चाहिए, हमने अच्छा खेला है, मगर हम और अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि जो ब्लेंडर उसने किया है उसको हम इतना तंग कर सकते हैं, मगर हम OIC के अंदर मालदीव जो है वो हमारी एजेंडा डिस्कस नहीं करने देता है। तो इस हवाले से हमें इंटरनेशनली प्रेशर देने के लिए, अब अगर इतना काबिल मिनिस्टर है उसके बावजूद भी हमें इतने चैलेंजेस है, तो आप मुझे बताओ अगर मिनिस्टर ही नहीं हो तो उसका असर क्या होगा? डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है, मैं माजरत चाहूंगा आपसे। अली परवेज मलिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब 3 मुल्कों में गए, हिंदुस्तानी वजीर खारजा 70 मुल्कों में गए कश्मीर पे कब्जा करने के बाद। मैं उससे ज्यादा एक बुनियादी बात कर दूं, मेरे भाई ने कहा कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल है, ट्रंप जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ हमें मिलता है। तो मेरे भाई को वो जो 4-5 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए हैं, काइंडली वो भी पढ़ लें और उसके बाद बताएं कि क्या पाकिस्तान को वो उसने इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल अरीना में मिल गई है कि नहीं मिल गई है।
जो मलिक साहब बुनियादी चीज है वो ये है कि आपको असेंबलियों का माहौल बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर कर दिया है। मुझे बताएं, हमजा शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में 1 साल से जेल के अंदर बंद हैं। मुझे बता दें, इनको कम से कम उनके ऊपर कोई चार्ज ही लगा दें, कोई रेफरेंस ही उनके खिलाफ फाइल कर दें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कबली पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, साल साल उन्होंने उनको जेल में बंद करके रखा। अगर इनका ये तरीकेकार रहेगा तो मुझे बताएं, जो अवैस साहब जिस माहौल की, कोऑपरेशन की, कलेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं वो किस तरह से मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो ये जो नालायक हुक्मरान है ये हमें इतना खोखला कर देंगे कि हमें इंटरनेशनल रीना में भी इसी तरह शर्मिंदगी मिलेगी जिस तरह से हमें मोदी और ट्रंप और हर जगह से मिल रही है। अवैस तौहीद साहब, 40 सेकंड आपके पास बचे हैं, प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर रह गया है। ये फरमाइएगा कि जो कराची में रा के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, रा की कार्रवाइयां दुनिया को नजर क्यों नहीं आती? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुई है जो ईरान और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे भारत को जहां पे वादी गुलवान के अंदर चीनी अफवाज के हाथों शिकस्त हुई थी, यहां से बेदखली हुई है चाबार पोर्ट से। उनके जो अजाइम थे खतरनाक, अफगानिस्तान ईरान के जरिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाना और बलूचिस्तान और सिंध में तखरीबकारी करवाना, वो उसको बड़ी ज़रब लगी है। तो ये हम इसके खतरात रहेंगे, खदशात रहेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को और स्ट्रेटेजिक उससे गेन हासिल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अवैस तौहीद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली परवेज मलिक साहब आप तशरीफ लाए। डॉक्टर उमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।